अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शाइस्ता कलमदान एजुकेशन के चैनल से। लास्ट टाइम हमने बायोलॉजी चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसी को कंटिन्यू करते हुए ये उसकी दूसरी वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बायोलॉजी की डेफिनेशन कि बायोलॉजी है क्या। इसके अलावा उसकी जो मेन डिविजन्स हैं वो डिस्कस की थी। मेन डिविजन्स में हैं बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में फर्स्ट वी हैव मॉर्फोलॉजी। व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी? मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म या स्ट्रक्चर। मीन्स कि अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम पढ़ते हैं तो फिर हम सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो कैसा है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप पहचानते हैं तो कैसे पहचानते हैं? उसके स्ट्रक्चर से पहचानते हैं। जैसे मैंने एक फिगर ड्रॉ की हुई है, ये लीव है, इसको आपने कैसे पहचाना है? इसके स्ट्रक्चर से पहचाना, ठीक है। ये ह्यूमन हैंड एक रफली सा बना हुआ है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि प्लांट के अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लांट का कलर, प्लांट के ये लीव्स हैं, लीव्स का कलर कैसा है, उसके अंदर वेन्स कितनी हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हैंड डिस्कस करें तो कितनी उंगलियां हैं, कितने फिंगर्स हैं, स्किन का कलर कैसा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम लीफ को कट कर दें यहाँ से, ठीक है, कट करने के बाद देखें कि इसके अंदर वेन्स कितनी जा रही हैं। हैंड को अगर हम कट कर दें यहाँ से, कट करके देखें कि अंदर कितने वेन्स हैं, कितने ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, और अंदर कितनी बोन्स हैं, क्या उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो जब कट करके इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे वो किस ब्रांच में आ जाएगा? वो उसको हम कहेंगे एनाटमी। एनाटमी इज़ द सेकेंड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, एना मीन्स पार्ट, अप, टॉम मीन्स कटिंग। बायोलॉजी में या आगे मेडिकल कुछ भी पढ़ेंगे आप तो वर्ड टॉम कहीं पे भी आ जाए तो उसका मतलब होता है टू कट, यानी कट करना। किसी भी सर्जरी में भी अक्सर टॉम का वर्ड आता है, उसका मतलब होता है कट करना, ठीक है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम इंटरनल स्टडी करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी को डिस्कस करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो वो किस कैटेगरी में, किस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में आएगा? वो आएगा एनाटॉमी में, ठीक है। नाउ वी हैव थर्ड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, दैट इज़ सेल बायोलॉजी। देखिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जब डेवलप होती है वो एक सेल से होती है, ठीक है। सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। जैसे कोई बिल्डिंग बनती है, ठीक है, पहले उसके अंदर ब्लॉक्स लगते हैं, फिर पूरी बिल्डिंग, हमें तो बहुत खूबसूरत बिल्डिंग नज़र आ रही होती है, लेकिन क्या होता है कि वो छोटे छोटे ब्लॉक्स से मिलकर बनी होती है। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी या कोई प्लांट या कोई जानवर या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल से एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना होता है। तो अगर हम उस सेल को स्टडी करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर हमने ओपन किया, उसके बाद हमने इसके एक पार्ट के, इसके एक सेल को डिस्कस करना शुरू कर दिया, या ह्यूमन बॉडी के एक सेल को डिस्कस करना शुरू कर दिया, तो डैट इज़ कॉल्ड सेल बायोलॉजी। इसको एक और साइटोलॉजी भी कहते हैं। इसको साइटो मीन्स होता है सेल एंड लोगोज मीन्स स्टडी। सो द स्टडी ऑफ सेल इज़ कॉल्ड एंड इट्स ऑर्गेनेली। अगर सेल है और सेल के अंदर उसके ऑर्गेनेल्स को भी डिस्कस करेंगे, सेल के अंदर भी तो उसके पार्ट्स होंगे ना, तो उसको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स और सेल को डिस्कस करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है, सेल बायोलॉजी कहलाता है। नाउ वी हैव हिस्टोलॉजी। हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यूज़। जैसे मैंने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है। जब ये सेल, छोटे छोटे सेल एक जगह जमा होते हैं तो द ग्रुप ऑफ सेल इज़ कॉल्ड टिश्यूज़, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सेल हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग्स के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक से पूरी एक बिल्डिंग बनती है। तो जब वो ब्लॉक्स एक जगह जमा हो जाएंगे, वो सेल्स एक जगह जमा हो जाएंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे? टिश्यूज़ कहेंगे, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। इट्स वेरी सिंपल। अगर हम टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, लाइक ह्यूमन बॉडी में स्किन के टिश्यूज़ डिफरेंट हैं, आई के टिश्यूज़ डिफरेंट हैं, हार्ट के टिश्यूज़ डिफरेंट हैं। डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट इसीलिए है बिकॉज वो एक डिफरेंट ऑर्गन है, उसका सेल डिफरेंट है, उसके टिश्यूज़ डिफरेंट हैं, दैट्स वाई वो एक ऑर्गन जो है वो डिफरेंट है। बिल्कुल इसी तरीके से
बिल्डिंग्स की हम बात कर रहे हैं तो हर बिल्डिंग डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती है, तो जैसे उसको उसका शेप दिया जाता है, जैसे उसको बनाया जाता है, वो वैसी ही बनती है। ठीक है, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जो हमारी बॉडी बनाई है या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाए हैं, उनका शेप क्यों डिफरेंट है, वो एक दूसरे से क्यों डिफरेंट दिखते हैं, बिकॉज उनके सेल्स डिफरेंट हैं, उनके टिश्यूज़ डिफरेंट हैं। तो बॉडी के लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के किसी भी हिस्से के टिश्यूज़ को डिस्कस करना, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करना क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी कहलाएगा। नाउ वी हैव टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी वर्ड टैक्सिस से निकला है, जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट, और नोमोस का मतलब होता है कि नेम। अब टैक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की, जैसे बिलफर्स देयर आर अ लॉट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड। अगर दुनिया में हम देखें तो मतलब लाखों करोड़ों के हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब तक इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सके। ठीक है, तो अब इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक साथ डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल इसी तरीके से कि जैसे एक स्कूल के अंदर, एक कॉलेज के अंदर सारे स्टूडेंट होते हैं ना, लेकिन सारे स्टूडेंट को एक साथ बिठा के पढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हमने क्या किया होता है, उनको क्लास में डिवाइड कर दिया होता है। क्लास में कैसे डिवाइड, क्लास 1 है, मॉन्टेसरी है, क्लास 9 के बच्चे अलग होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लास में डिवाइड करने से क्या होता है कि टीचर को भी आसानी होती है पढ़ाने में और स्टूडेंट को भी आसानी होती है। इसी तरीके से साइंटिस्ट ने अपनी आसानी के लिए डिफरेंट क्लासेस में और लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया है, ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, उनकी नेमिंग अलग कर दी है ताकि उनको उस ग्रुप में रख के एक साथ स्टडी किया जा सके। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सो द डेफिनेशन इज़ द स्टडी ऑफ द रूल्स प्रिंसिपल, वो रूल्स, वो प्रिंसिपल जो ग्रुपिंग करने में, नेमिंग जिससे की जाती है, ग्रुपिंग की जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। सो नाउ वी हैव फिजियोलॉजी, द अनदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। फिजियो का मतलब फिजिक्स से निकला है। फिजिक्स का मतलब होता है, या फिजियो का मतलब होता है नेचर। नेचर का मतलब यहाँ पे हम लेंगे किस तरह की चीज़ है, क्या काम करती है, फंक्शन क्या है। यहाँ पे नेचर का मतलब होगा फंक्शन। ठीक है, अब हमने सबसे पहले फॉर्म, मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया, स्ट्रक्चर देख लिया। ठीक है, कट करके एनाटॉमी पढ़ ली, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देख लिया, उसके सेल को देख लिया, सेल कैसे हैं, फिर टिश्यूज़ को देख लिया, कौन सी क्लास में वो बिलोंग करते हैं, हमने वो देख लिया। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि उस ऑर्गन का, उस सेल का, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के पार्ट का फंक्शन क्या है। फंक्शन का मतलब काम क्या है। तो फिर उसको हम डिस्कस करते हैं, उस ब्रांच को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी वर्ड फिजिक्स से निकला है, इसका मतलब होता है नेचर या फंक्शन। सो द स्टडी अबाउट फंक्शंस का मतलब होता है काम, सिंपल। फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजी। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी भी ऑर्गन को डिस्कस करना, एक ऑर्गन के फंक्शन को डिस्कस करना फिजियोलॉजी कहलाता है। जैसे अगर हार्ट को डिस्कस कर रहे हैं हम, कि हार्ट का काम क्या है, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना। आई का काम क्या है, विजन का काम है। ठीक है, स्किन का काम सेंस के अंदर आता है। सही है, तो ये क्या कर रहे हैं हम, फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग भी होती है। दैट्स वाई इसकी हमने अलग से ब्रांच रखी है, जिसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। नाउ वी हैव डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जैसे नाम से ही जाहिर है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, किस चीज़ की डेवलपमेंट होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी को हम एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोन निकला है लफ्ज़ एम्ब्रियो से। अब एम्ब्रियो क्या होता है, अब कुछ लास्ट क्लासेस में कुछ टॉपिक्स में आपने पढ़ा भी होगा, व्हाट इज़ एम्ब्रियो। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो पैदाइश होती है वो किस तरह से होती है, एक मेल सेल और एक फ़ीमेल सेल होता है। ठीक है, जो मेल सेल और फीमेल सेल जब एक सेल बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ज़ाइगोट। ठीक है, अब ह्यूमन की बात कर लेते हैं। जैसे मेल से क्या होता है, ओवा आता है, और मेल से क्या आता है, स्पर्म आता है। फीमेल से क्या होता है, ओवा आता है। ठीक है, ये दोनों मिलाकर एक सेल बनते हैं, और उस सेल को हम क्या कहते हैं, ज़ाइगोट। ये ज़ाइगोट को याद रखिएगा। ठीक है, ये ज़ाइगोट से लेकर पूरा एक ह्यूमन बीइंग जब डेवलप होता है, ये पूरा प्रोसेस एक सेल से होता है। यानी कि पूरा एक बेबी डेवलप हो गया तो वो एक सेल से डेवलप हो रहा है। तो ये जो पूरे सेल की डेवलपमेंट है, यहाँ से एक ज़ाइगोट से लेकर पूरे बेबी बनने तक का जो पूरा एक सफ़र है, ये डेवलपमेंटल जो बायोलॉजी कहलाती है।
यानी कि डेवलपमेंट हो रही है ना, एक जाइगोट से लेकर पूरा एक ह्यूमन बीइंग डेवलप हो रहा है। इस पूरे एक एक स्टेप को पढ़ना, उसको समझना और उसकी डेवलपमेंट को देखना, ये क्या कहलाता है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें डेफिनेशन क्या होगी, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना, एंड डेवलपमेंट यानी उसकी डेवलपमेंट होना, ऑफ एम्ब्रियो क्या है मैंने आपको बता दिया कि जाइगोट से देन एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिर पूरा एक ह्यूमन बीइंग डेवलप होता है, और इस डेवलपमेंट को पढ़ना क्या कहलाता है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स में पहले जीन्स को समझ लें। जीन्स क्या है, एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझा, जीन्स जो है वो एक इन्फॉर्मेशन है। जैसे बिलफर्ज के इंसान जो है वो इंसान के सेल्स एक उसके ख़ास आबाव अजदाद से चले आ रहे हैं, ठीक, जिसकी वजह से इंसान जो है वो की पूरी एक फ़ॉर्म है। ठीक है, इसी तरह हर जानवर की अपनी अपनी एक फ़ॉर्म है। तो वो फ़ॉर्म कैसे बनती है, इट्स लाइक अगर प्लांट में भी हम देखें कि अगर हम एक आम का बीज डालते हैं तो एक आम का ही पौधा निकलता है जो कि उस आम की तरह होता है जिसका बीज हमने डाला है। ऐसे कैसे होता है, ऐसे इस तरह से होता है कि उस सेल के अंदर जीन्स होते हैं मौजूद। जीन्स क्या है, वो इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन अपने आबाव अजदाद से लेकर आते हैं, अपनी विरासत में लेकर आते हैं, जो कि अगली नस्ल को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, जैसे बहुत ही सिंपल वे में समझा दूं आपको मैं कि अगर आप यहाँ पे आम का बीज डालेंगे तो यहाँ से ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से अंगूर का पौधा निकल के आ जाए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि उसके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो जो बीज आपने डाला है उसके अंदर जो जीन्स मौजूद हैं उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन किसके हैं, वो मैंगो के इन्फॉर्मेशन हैं। ठीक है, इसी तरीके से जीन्स जो है वो इंसानों के अंदर भी मौजूद होते हैं और दूसरे जानदार के अंदर भी मौजूद होते हैं। तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस क्या होती हैं, नस्ल दर नस्ल चल रही होती हैं, एक अपनी क्वालिटीज़ को एक नस्ल से दूसरे नस्ल के अंदर ट्रांसफ़र कर रही होती हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी कहते हैं विरासत को, डैट इज़ ट्रांसफरिंग जो ट्रांसफ़र हो रही है, ऑफ कैरेक्टरिस्टिक खुसूसियात, फ्रॉम पेरेंट उसके पेरेंट से उसके ऑफ स्प्रिंग यानी उसके आने वाली नस्लों तक। ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र किस तरह से होती है, कैसे होती है, इसको स्टडी करना क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट वी हैव इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नाम से ही ज़ाहिर है इन्वायरमेंट की बात हो रही है, माहौल की बात हो रही है। तो अब क्वेश्चन यहाँ ये अराइव होता है कि भाई माहौल की बात कैसे करें, हम तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो किसी न किसी इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनका रिलेशनशिप होता है इस इन्वायरमेंट से। जैसे एक मछली जो है वो समंदर के अंदर रहती है, इंसान समंदर से बाहर अंदर नहीं रह सकता, वो बाहर रहता है। इसी तरह कुछ मखलूक जो है वो ख़ास माहौल में रहते हैं, उस माहौल का उस मखलूक के ऊपर क्या असर होता है उसको हम डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। ये भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इफ़ेक्ट्स। ऐसे ताल्लुक़ को डिस्कस करना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के और उस माहौल के बीच में है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं एक दूसरे, यानी उसके इफ़ेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर क्या है और उन दोनों का आपस में ताल्लुक़ क्या है। यानी कि एक मछली जो है वो पानी के अंदर ही क्यों रहती है, बाहर क्यों नहीं रहती। सही है, इस रिलेशनशिप को डिस्कस करना और क्या चीज़ उस मखलूक के लिए बेहतर है, उस इन्वायरमेंट के लिए बेहतर है, और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का उस इन्वायरमेंट में क्या असर हो रहा है और उस इन्वायरमेंट का लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या असर हो रहा है, इसको हम डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। नेक्स्ट वी है पैलेंटियोलॉजी। ठीक है, पैलेंटियोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं वो चीज़ें जो अब मौजूद नहीं हैं और उनके बाक़ियात हमें ज़मीन के अंदर, उनके फॉसिल्स के अंदर, उनके बाक़ियात के अंदर मिलते हैं। एक ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करते हैं जिनका वजूद अब ख़त्म हो चुका है ही नहीं। जैसे बिलफर्ज आज से हज़ारों साल पहले डायनासोर्स का वजूद था, लेकिन हमें आज कैसे पता चला, हमें इस तरह से पता चला कि हमने उसके फॉसिल्स को, उसके पैलेंटियोलॉजी को डिस्कस किया था, हमने उनके फॉसिल्स को, उनके बाक़ियात को डिस्कस किया था। उससे हमें पता चला कि ये कुछ एनिमल्स ऐसे भी थे जो आज से हज़ारों साल पहले थे, उनका भी कुछ इन्वायरमेंट में वजूद था। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिक लाइफ को या ऐसे एनिमल्स को, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करना पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ रिमोट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। ऐसे जानदारों को डिस्कस करना
जो पास्ट में थे, अब नहीं हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक लाइफ थे पूरे एक, ठीक है। लेकिन हम किस तरह से उसको डिस्कस करेंगे, उसके फॉसिल्स से। फॉसिल्स हमें कहाँ मिलते हैं, ज़मीन के अंदर उनकी बाक़ियात मिलती हैं। इनके एक्सपर्ट्स होते हैं जो उसको डिस्कस करके फिर इसकी पूरी एक साइंस होती है। सो इस स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी हैव बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी नाम से ही जाहिर है कि बायो और टेक्निक्स का कुछ आपस में कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं कि पहले से मौजूद कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है, जो लिविंग कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है, चाहे वो प्लांट है, बैक्टीरिया है, या किसी भी किस्म का लिविंग ऑर्गेनिज़म है, उसके जो एक नेचुरल फेनोमेना है उससे हट के उसके अंदर उसको छेड़छाड़ करना और उससे कोई नई चीज़ बनाना। ठीक है, द स्टडी ऑफ अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन of genes to being change in structure and location of genes to achieve desirable character is called biotechnology। पहले मैं इसका मतलब बता देती हूँ आपको, ठीक है। The study about टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे इसमें हम फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स। मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स का मतलब ये होता है कि जो जीन्स नेचुरली मौजूद है उसके साथ हम मैनिपुलेट करेंगे, यानी उसको हम आर्टिफिशियली छेड़छाड़ करेंगे टू ब्रिंग चेंज, ताकि उसके अंदर कुछ चेंज ला सकें, कुछ नया कर सकें इन स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर में, उसके लोकेशन के हवाले से, उसकी लोकेशन ऑफ जीन्स को चेंज कर सकें, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करें और एक नई डिज़ायरेबल कैरेक्टर जो है वो लेकर आएँ। इट्स कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अब ये हकीकतन किस तरह से अप्लाई होता है, जैसे आपने नाम सुना होगा, एक मर्ज़ है डायबिटीज़, ठीक है। डायबिटीज़ क्यों होता है, आपको सबको पता है कि डायबिटीज़ जो है वो इतना कॉमन हो चुका है कि जिस्म में इंसुलिन है वो शुगर को हज़म कर रहा होता है। जब जिस्म में इंसुलिन कम हो जाता है तो क्या होता है कि शुगर को हज़म करने की ताकत ख़त्म हो जाती है। जब शुगर को हज़म करने की ताकत ख़त्म हो जाती है तो ब्लड के अंदर शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब बॉडी ख़ुद अपना इंसुलिन नहीं बना रही होती है तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंसुलिन लेकर अपने मरीज़ को दे रहे होते हैं। अब ये आर्टिफिशियल इंसुलिन कहाँ से आता है, क्या वो ह्यूमन बॉडी से निकाला जाता है? नहीं, वो बैक्टीरिया के ज़रिए निकाला जाता है। बैक्टीरिया की जीन्स को मैनिपुलेट किया जाता है, उसके अंदर टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, फिर उसके अंदर से इंसुलिन को बनाया जाता है, बनाने के बाद उसे मार्केट में दिया जाता है ताकि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको फ़ायदा हो सके। तो ये क्या होता है कि ह्यूमन के वेलफेयर के लिए होता है। तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं किसी भी टेक्निक को, दैट इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। इसी तरीके से आपने सुना होगा कि किसान जो है बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे जो है बहुत ज़्यादा जैसे उनकी पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, ठीक है। जैसे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी फॉर वीट, कि वीट की पैदावार को तेज़ करने के लिए उसकी जीन्स के अंदर चेंजेस किए गए हैं, ठीक है, ताकि कम एरिया में कम जो है वो फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा गंदम को उगाया जा सके। तो वो भी क्या हुआ कि वो एक साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके उसको मैनिपुलेट करके उसकी जीन्स को चेंज करके ह्यूमन वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को वो गंदम मिल सके। सो इसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव सोशल बायोलॉजी। सोशल का वर्ड जो है वो काफ़ी कॉमन है और सोशल का मतलब होता है एसोसिएट करना एक दूसरे से। सो द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ख़ास बिहेवियर होता है, चाहे वो ह्यूमन हो या एनिमल हो या बैक्टीरिया हो, उसका एक ख़ास बिहेवियर होता है। उसके बिहेवियर को स्टडी करना, उसका इंटरेक्शन आपस में कैसा है एक दूसरे के साथ और उस बिहेवियर से माहौल में क्या असर पड़ रहा है, इसको हम सोशल बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वी है पैरासिटोलॉजी। नाम से ही जाहिर है पैरासाइट की बात हो रही है। पैरासाइट किसे कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने फ़ायदे के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाकर होस्ट बन जाते हैं और उससे अपने फ़ायदा इस्तेमाल करते हैं और उस होस्ट को नुकसान पहुँचाते हैं। जैसे आजकल बहुत कॉमन है कोरोना वायरस, वो क्या करता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी में जाता है, ठीक है, और उससे अपना फ़ायदा हासिल करता है और उसको नुकसान पहुँचाते हैं, यानी उसके लंग्स को ख़राब कर देता है। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। तो जब हम पैरासाइट को स्टडी करेंगे उसको हम कहेंगे पैरासिटोलॉजी, कि पैरासाइट कैसा है, कोरोना वायरस कैसा है, अब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसको हम किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो ये तमाम जो नॉलेज है इसको हम पैरासिटोलॉजी कहते हैं। आई होप के आपको ये लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेरी सारी बात आपको समझ आए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम दोबारा हासिल होंगे।